अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मुजम्मिल जोर वर्दी हैं, जैसे वो हफ्ते और इतवार को आते हैं। और मुजम्मिल साहब, वेलकम वंस अगेन। और मुझे कई लोग अब कमेंट कर चुके हैं। वो कहते हैं जी आपने हम्म। मुजम्मिल साहब को रखा होता है, अब उनके साथ आप अतर काज़मी को या इरशाद भट्टी साहब को जरूर रखा करें, दोनों में से एक को, ताकि अच्छा। उनके जवाब दिया करें। अब वो कहते हैं जी आप दोस्ती में चुप हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं चुप नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एक वो क्या कहते हैं। असल में मुबश्शिर लुकमान साहब, वो आपके अंदर अब वो यूथिया वाला कीड़ा रहा नहीं ना। थोड़ा नहीं नॉर्मल हो मैं गए हैं आप, जिंदगी में नहीं मैं वापस आ गए हैं। अगर तो वो अब वो नहीं, मैं बहस बराए बहस के तो नहीं मैं करूंगा। मैं अगर उनकी कोई अच्छी बात होगी मैं उसको जरूर आर्ग्यू करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। जो पाकिस्तान का खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, रियासती इदारों पे हमले करे, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ख्वाब में भी नहीं कर सकता। ठीक बात है। मतलब मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, ये जो नारा लगाते हैं हमारे दोस्त या कि पहले खान फिर पाकिस्तान, ये कोई ठीक नारा नहीं है। क्योंकि नहीं, ना ये पाकिस्तान गद्दारी। ने तो ये, ये, ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये हम अपने ओवरसीज अक्सर से सुनते हैं। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, भी पाकिस्तान ने तो रहना है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हिरासत के बाद भी पाकिस्तान तो है। और आज मैं और आप नहीं भी होंगे तो पाकिस्तान ने तो होना है। कोई तिबी मौत मर जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान ने तो रहना है। तो ये क्या नारा है, पहले खान फिर पाकिस्तान, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सोच को बदलना होगा और हमें उन दोस्तों को बताना होगा कि ये कोई बेहतर और अच्छी सोच नहीं है। ये कल्ट फॉलोइंग जो है, ये इसने किसी मुल्क को भी तरक्की नहीं दी है। ये तबाही लाती है कल्ट फॉलोइंग। तो कल्ट फॉलोइंग से बाहर निकलना होगा। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, लोगों का ये ख्याल है कि अतर काजमी या इरशाद भट्टी में से एक जरूर होना चाहिए ताबड़तोड़ हमले करने के लिए। कर लें जी, एक शो आप नेक्स्ट वीक उनको भी मेरे साथ कर लें, ताकि लोगों की डिमांड पूरी कर लें। आप अतर कादमी या इरशाद भट्टी को रख लें, हम तीनों कर लेंगे मिलकर। तो लोगों की डिमांड है और तो कौन जरूर है मैं, जिसमें अभी तक ये कीड़ा है, और कौन कौन है, मैं ये सोच रहा हूँ। या आप ढूंढ ले, आप दो उनके दो ले आए। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे अपना वो बरात थोड़ी निकालनी है, मैं तो है नहीं नहीं, आप मॉडरेट कीजिएगा, उन दोनों को उधर से दो रख लें और मुझे अकेले को रख आप मुझे एक बात लें। बताइए कि एक आर्गुमेंट बड़ी स्ट्रांग है यूथियों की। क्या? वो कहती थी अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ही वाकई इमरान खान को बनाया था और वो बना सकते हैं, तो फिर वो अब जहांगीर तरीन को बना दे, वो मियां नवाज शरीफ को हर दिल अजीज कर दे, मकबूल तरीन कर दें, वो जो है खालिद मकबूल को उठाएं, एमक्यूएम वाले को, उसको अपना पूरे पाकिस्तान का लीडर बना दे। वो क्यों नहीं बन रहे? तो कहते हैं कि ये गलत बात है कि इमरान को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। देखिए, मैं बताता हूँ, ये बनाने और उतारने का जो प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है। ना इमरान खान को एक दिन में बनाया गया, ना नवाज शरीफ को एक दिन में बनाया गया, ना भुट्टो को एक दिन में बनाया गया, ना अल्ताफ हुसैन को एक दिन में बनाया गया। ये कंस्ट्रक्शन और डिसमेंटलिंग, ये कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट्स नहीं है। दे टेक ईयर्स। आप बनाते भी सालों में हैं और आप फिर उसकी डिसमेंटलिंग भी सालों में करते हैं। तो हमारे इन दोस्तों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने कई साल लगा के, मतलब 2013-14 से तो हम 11-12 से मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा कब हुआ जी, जो शुजा पाशा साहब ने कराया? 13-14 में। वो नहीं नहीं नहीं, वो तो 13 से पहले हुआ ना। शुजा पाशा जो आसिफ जरदारी के हाँ, दौर में, ये अक्टूबर का जो था। अक्टूबर का जो था। तो हाँ। वहां वहां से खान साहब की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू हुई। तो जाकर 18 में आप देखें को 8-9 साल लग गए उसको लगने में। और अब अगर उनकी डिसमेंटलिंग भी है तो वो भी 8-9 साल 6 साल तो लग ही जाएंगे ना। तो परेशानी वाली बात नहीं है, रातों रात सियासत पे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब आपने इतनी मैस तादाद में लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। मैं आपको एक, जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, तो आधे से ज्यादा रेस्टोर हो जाएंगे, और वो फिर शर्मिंदगी नहीं होगी मुजम्मिल? नहीं, ऐसी कौन सी बात है? हो जाए रिस्टोर, उनके खिलाफ आगे अपील हो जाएगी कि ये गलत रिस्टोर हुए हैं। फिर अगले स्टेप से फिर डिसमेंटल हो जाएंगे, में इलेक्शन गुजर जाएगा। एंगेजमेंट है, आप इसको एंगेजमेंट पॉलिसी समझो। ये जिनके कागजात मुस्तरद हुए, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना। इनको एंगेज रखना, ठीक है ना? इनको एंगेज रखना है।
ठीक है ना, यानी ये इनका अदालतों, इनका विचारों का फ्यूचर सही नहीं है। इनको अदालतों में रखना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुबशर लुकमान साहब, कल बड़े लोगों ने कागजात पीटीआई के स्टॉल वॉर्ड्स ने जमा कराए, जिनको हम पीटीआई के स्टॉल वॉर्ड्स कहते हैं। मसलन इमरान खान साहब के कागजात की स्क्रूटनी हुई, कुछ 200-500 लोग बाहर खड़े थे कि हमारे लीडर के कागजात की स्क्रूटनी हो रही है, हमने ये कागज मुस्तरद नहीं होने देने। कोई शाह महमूद कुरैशी के कागजात की स्क्रूटनी के वक्त 200 बंदा खड़ा था रिटर्निंग अफसर के बाद। मैं ये सवाल कर, ये सलमान अकरम राजा साहब जो कागज कराने गए, लतीफ खोसा गए, शेर अफजल मरवत, ये आज किसी के साथ 20 बंदे भी थे, 100 तो छोड़े। मतलब आप समझें कि लोग इस हद तक लाताल्लुक हो गए हैं कि इनके कागजात मंजूर हो या मुस्तरद हो, मुझे आप बताएं पीटीआई का हमायती इनके साथ खड़ा आपको नजर आ रहा है? यार इतने तो, मेरा मतलब है जमात इस्लामी का सिराजुल हक कहीं जाए ना, तो जिसको हम इनके मुकाबले में छोटी सियासी जमात कहते हैं, या और कोई टीएलपी जाए, वो ज्यादा लोग होते हैं लीडर के साथ जितने इनके कागजात। देखें फिक्री तौर पे तो जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात है, वो छोटी वो बात मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितनी मास सपोर्ट पीटीआई वाले, देखे ना, वो पीटीआई वाले कहते हैं हमारे साथ 80% लोग, आप सुनते हैं ना कि वो कहते हैं हमारे साथ 80% लोग हैं। ये 80% लोगों में से 1% तो कहीं हमें साथ कागजात नामजदगी जमा कराने मुस्तकिल, मतलब लीडर के कागज जमा हो रहे ने, ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜਿਹਦਾ कैदी नंबर 804 है, कैदी नंबर 804 के कागज जमा कराने वाले किन्ने के लोग मौजूद, ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋग मौजूद सन, कितने ने वो लोग ਜਿਹੜੇ कि कैदी नंबर 804 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ नजर देखना चाहना। सही बात है। अच्छा तो आप ये बताएं कि एंगेजमेंट की बात है तो फैसल करीम कुंडी भी कह रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से फरार इख्तियार करना चाहते हैं। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन लगता तो यही है कि मौलाना ने अभी तक अपनी इंतखाबी तहरीक शुरू नहीं की है। क्या उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स जो वो समझते हैं वो उसकी वजह से वो किसी भी किस्म की कैंपेन कर सकेंगे या नहीं? नहीं तो कुंडी साहब ने डेरा इस्माइल खान में कोई जलसा कर लिया है, इस्लामाबाद में बैठ के कुंडी साहब कैंपेन चला रहे हैं। कुंडी साहब को डेरा इस्माइल खान में कैंपेन चला रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनकी तो रोज डेरा इस्माइल खान में कॉर्नर मीटिंग हो रही है और फजल रहमान साहब नहीं कर रहे। जरा कुंडी साहब भी डेरा इस्माइल खान के बाजार का एक चक्कर लगा के दिखाए ना हमें, तो हम कुंडी साहब की इलेक्शन कैंपेन भी मान लेंगे। वो भाई हम एतराज करना होता है, खुद डिलीवर नहीं करना होता। आप कमाल करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है हम कुंडी साहब को कहेंगे, कुंडी साहब आप डेरा इस्माइल खान में बिलावल का जलसा रखें, हमें समझ आ जाएगी कि हालात कैसे हैं। पड़ेगी उसका कौन जिम्मेदार है? तो फिर ना करें ना ऐसी बातें। मेरा मतलब है कि हालात खराब है, ये बात मानी जाए। मेरा मतलब इस बात में तो कोई नहीं है कि हालात खराब नहीं, मतलब 2008 में। अब मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हालात खराब होने की वजह से जो वजह है वो इंतखाबात को मुलतवी करने की वजह नहीं हो सकती या काफी नहीं है, लेकिन हालात खराब है इससे इनकार भी तो नहीं है। अच्छा जी, लेकिन मेरा नाम मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान की तरह सर पे टोपा पहन के तो नहीं चल रहे ना। हाँ, अब वो सही बात है, बाल्टी पहन के, बाल्टी पहनी तो फिर इस बाल्टी पहन के तो ठीक। और उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे भी साथ रखे थे जो पकड़ लेकिन आप ये देखें, आपको याद करा दूं कितनी तकलीफें थी, पैर में गोलियां लगी हुई थी, सोजन थी, चला नहीं जाता था, छड़ी की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी। वो रेंजर्स ने एक दौड़ लगवाई है, उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह टांग खराब नहीं हुई है दोबारा। मेरा मतलब है मैं रेंजर्स के उन 2 जवानों को तो मैं समझता हूँ कि पेम्स में भर्ती कर लेना चाहिए, सबका इलाज वही करेंगे। मेरा मतलब है टूटी टांगों का इलाज रेंजर्स के उन 2। यानी आप ये देखें कि उनके पास क्या दम था, क्या दम था। वैसे भी बड़ा उधर के दम के बाद सब ठीक हो जाता है। अच्छा नहीं मुबशर साहब, मैं आपको एक और बात, चले इलेक्शन हो रहे हैं, सब सियासी जमातें अपना वोट मांग रही हैं, पीटीआई के भी वो कहते हैं खंबे को टिकट मिल गया तो खंबे को लोग वोट डाल देंगे। अब इसमें कोई वो कहते हैं ये कोई मटेरियल बात ही नहीं है कि किसके कागज मुस्तरद हुए हैं, किसके मंजूर हुए हैं। एक बंदा भी अगर वहां से हमने किसी को कह दिया कि ये हमारा कैंडिडेट है तो वो जीत के आ जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए पाकिस्तान का जो मसला है वो तो माशी है,
इकोनॉमिक मसाइल है ना हमारे। तो कुछ सियासी जमातों के मंशूर सामने आ गए हैं, मतलब मैंने पीपल्स पार्टी का मंशूर देखा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमारा जो बिजली और गैस के जो सर्कुलर डेट है जिसकी वजह से हम पिस गए हैं, उसका कोई हल मौजूद है? नहीं। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो लॉस में हैं, जो अब पाकिस्तान को खा गई हैं, ये इदारे पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गए हैं, ये इदारे रहेंगे या पाकिस्तान रहने वाली बात हो गई है, इनका कोई हल मौजूद है? नहीं, उनको प्राइवेटाइज करना है, उनको सेल ऑफ करना है। नहीं, पीपल्स पार्टी ने कहा है अपने 10 नकात में कि हम इनको प्राइवेटाइज करें? अभी नहीं कहा, क्योंकि वो तो प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हैं। देखिए अगर बात यह है, ऐसी बात थी तो जब शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की हुकूमत थी 18 महीने, तो उसमें एक इदारा तो कर लेता ना आप लोग। तो पीपल्स पार्टी नहीं हो, मैं यही तो कह रहा हूँ, SIFC बनाई गई। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देती। वो कहते हैं हमारे नाना ने नेशनलाइजेशन की थी, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देते। उनकी वालदा ने प्राइवेटाइजेशन की थी, वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। मतलब आप बताएं, जब स्टील मिल प्राइवेटाइज हो रही थी तो ये उसके खिलाफ नहीं थे, जब PIA प्राइवेटाइज हो रहे थे उसके खिलाफ नहीं है। ऑपोजिशन में जब होते हैं तो खिलाफ होना आसान होता है। जब वो तो PTI भी खिलाफ थी जब ऑपोजिशन में थी, और जब आई थी तो कह रही थी कि PIA भेज दो, स्टील मिल कबाड़ा है, इसको निकाल दो, कचरा है। ऑपोजिशन और हुकूमत के रिटोरिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमें तो ये देखें, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को कुछ सियासी इस्तेहकाम से ज्यादा माशी इस्तेहकाम चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कैसी हुकूमत इस इलेक्शन के बाद दी जाए कि माशी इस्तेहकाम आ सके? क्या हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम दे सकती है? देखिए आप जो मर्जी कहें, आना हंग पार्लियामेंट में, ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है कि 2/3 आ जाए, लेकिन नहीं आई। आपको भी पता है, मैं वो बात आपकी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल का हल तो हंग पार्लियामेंट नहीं है। नहीं है, लेकिन आना मैं और आप तो वोटर से बात कर रहे हैं ना अभी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता, मैं अब आपसे बात करते हुए डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, और तकरीबन 18 फरवरी तक पावर भी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। मुझे प्रॉब्लम 18 के बाद नजर आ रही है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये चलना बड़ा मुश्किल काम है भाईजान, आराम से चलना। $26 बिलियन देना है हमने 30 जून तक। हाँ जी, वो आपने देना या नहीं देना, ये ऑपोजिशन को समझा लेना। वो और ज्यादा प्रेशर डालेंगे कि उनको पता है कि आप और प्रेशर में होंगे, और मुआशी तो क्या हंग पार्लियामेंट जो है वो $26 बिलियन का बंदोबस्त कर सकेगी? नहीं, लेकिन इस वक्त तो $26 बिलियन अगर आया तो वो आप समझे कि आर्मी चीफ की PR पे आएगा, अभी पार्लियामेंट की PR पे तो नहीं आएगा। नहीं, आर्मी चीफ अकेले नहीं ला सकते, उनको पीछे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। वो मैं मानता हूँ, तो लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट का होना जरूरी है। हंग और फुल पार्लियामेंट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, दुनिया जो है ना वो देखती है कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी, ये सिस्टम पे हम पैसे लगाएंगे। देखें मुबश्शिर साहब, वो कहते हैं घोड़े पे पैसे लगाएंगे, घोड़ा गिर तो नहीं जाएगा। आपने कल देखी वो सलमान अहमद की ट्वीट जो है, उसे तो साफ लग रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसको कह के इंटरवीन करवाया गया है शाजिया शाह के केस में, खदीजा शाह के केस में। अब ठीक है, हमारी बच्ची है, डॉक्टर सलमान शाह की बेटी है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिकन अदारे वैसे तो उनके एम्बेसडर्स कहते हैं कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और फिर बीच में आके वो ये कर रही। नहीं, खदीजा शाह अमेरिकन सिटीजन है ना जी, वो अपने सिटीजन की बात तो करेंगे। आप अगर पाकिस्तानी सिटीजन UK में या US में लॉ ब्रेक करता है तो आप उसको छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते, लेकिन आप कह तो सकते हैं ना कि हमारे हवाले कर दें या काउंसलर एक्सेस दे दें, लीगल एड। तो हाँ, आफिया सिद्दीकी के लिए क्या हो गया? आफिया सिद्दीकी अमेरिकन सिटीजन है। नहीं यार, चले, और मैं 10 आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको लाहौर से गए थे जब ये सबवे बॉम्बिंग हुई थी लंदन के अंदर, और वो सारा हुआ था, तो लाहौर के मदरसों से आके उठा के ले गए थे MI6 वाले। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात।
अब देखिए ना, प्रैक्टिकल बात यह है कि सलमान अहमद ने जो ट्वीट किया है वो सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करने का, ये हम स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खदीजा शाह की रिहाई में बड़ा काबिल कदर किरदार अदा किया, और खदीजा शाह की रिहाई जो है वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की वजह से मुमकिन हुई है, और वो खदीजा शाह के साथ अपनी कोई रिश्तेदारी भी उसमें बयान कर रहे हैं कि मेरी कज़न है कि क्या है, रिलेटिव हैं। तो ये हमारे पीटीआई के अच्छा उन्होंने अंग्रेजी में किया, पीटीआई के दोस्तों को तो वो ट्वीट नहीं नजर आया होगा जिन्होंने हकीकी आजादी लेनी है अमेरिका से। नहीं, उनको नहीं आया, वो उनकी रहते नजर से नहीं गुजरा। हैं तो अमेरिकन एम्बेसडर मिल मिल के मिलते जो करते रहे, वो इवन वो कुत्ता भौंकने वाला जो है वो भी करता रहता भी अंदर जाने से पहले अपने, तो वो तो सारों का शेवा है। तो फिर ये हकीकी आजादी किससे लेनी है? तो भाई ड्रामा है यार, छोड़े यहाँ पर आजादी आजादी है, अपना पाकिस्तान को इन्होंने गुलाम बना के रख दिया, आप आजादी की बात कर रहे हैं। आगे चले, आगे चले, आगे। कल 1 जनवरी है, लोग ये पूछना चाहते हैं कि 2024 हमारे लिए बेहतर होगा कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए रोजगार होगा कि नहीं, उनका मुस्तकबिल क्या है। लोग कह चाहते हैं कि हमारे वालिदैन के लिए अच्छे इलाज की सहूलियात होंगी कि नहीं होंगी, हमें बिजली पानी गैस जो है अफोर्डेबल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे कारोबारी जिंदगी कैसे चलेंगे। लोग तंग आ गए हैं सियासत से। तो लोगों को ये सोच के वोट देना है कि हमने अपने मसाइल हल करने हैं। लोगों को ये सोचकर वोट देना है कि अगर हम किसको वोट देंगे तो क्या मसाइल हल होंगे। लोगों को ये सोचकर वोट देना है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए इस वक्त किसको वोट देने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको पाकिस्तान को छोड़ दें, 8 तारीख को ना जिमखाना, लाहौर जिमखाना के इलेक्शन, और वो भी 8 को ही है, वो भी 8 वो भी बहुत बड़े इलेक्शन है, वो तो पाकिस्तान के शराफिया का इंतखाब है। 8 जनवरी। अच्छा, 8 जनवरी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको अभी बता सकता हूं कि जी मैंने किसको वोट डालना है, और वो उसका कोई क्लब से ताल्लुक नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को वोट डालूंगा, मैं तो उनके लिए वो कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि ये इसको वाइडर सेंस में ले जाएं तो पाकिस्तान का इलेक्शन भी यही है। अगर मेरा दोस्त बिलावल है तो मैं बिलावल के लिए ही सपोर्ट मांग रहा हूँ, और यही सारों का है नीचे। अगर कोई पीपल्स पार्टी का, अगर कोई नून लीग का है, अगर कोई ये सपोर्टर्स की हद तक तो ठीक है, मैं तो वोटर की बात कर। आपको मैं इस वक्त बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, मेरे घर में वोट डिवाइडेड है। आप गैस, मेरे घर में इस वक्त फिल वक्त ज्यादा सपोर्ट जो है वो जमात इस्लामी की है। मेरे बच्चे जो है वो जमात इस्लामी को लाइक करते हैं, खासतौर अपना अमीर जमात को वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि उनके कॉल फेल में तजाद नहीं है। तो ये हम जो बात करते हैं ना कि यूथ सिर्फ पीटीआई की है या पीपल्स पार्टी की है, वो भी गलत है। यूथ जो है वो जमात इस्लामी को भी देख रही है, क्योंकि यूथ इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, वो एक जगह पे नहीं। और एंड वी शुड गाइड आवर यूथ। हमें अपनी यूथ को गाइड करना चाहिए, हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा किसको वोट देना, तुमने सबका मैनिफेस्टो पढ़ना है, अब फिर फैसला करना। नहीं, मैनिफेस्टो से ज्यादा सबका माजी भी सामने रखना है। माजी तो अब तो सब देखे, पीटीआई के 10 साल केपी के तो हमारे सामने है ना। केपी की 10 साल की डिलीवरी तो सामने है ना, क्या आपने 10 साल हुकूमत की है मुसलसल केपी में। लेकिन आप बता दें केपी की कौन सी यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया में आलमी रैंकिंग में आ गई है? केपी का कौन सा हॉस्पिटल? पाकिस्तान की रैंकिंग भी नहीं, आलमी रैंकिंग में कहां से आएगी? नहीं, देखें वो ये बात करते थे कि पीटीआई का ये मौकफ था कि एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ केयर के ऊपर हमने इमरान खान की हुकूमत के दौरान हमने एक्सपोज किया था जो केपी में हो रही थी, और हमें उसकी एक बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी थी, और यानी इमरान खान बहुत शदीद मेरे से नाराज हो गए थे। लेकिन हमने आज आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो से अगर आपको देखनी है तो मैं दिखा दूंगा, मैंने दिखाई भी है टीवी पे बाय द वे। हमने बाहर से यानी एक औजार बनाने वाला या उस टाइप का बंदा था, उसको पकड़ा था, वो आई ऑपरेशंस कर रहा था लेडी रीडिंग अस्पताल के अंदर, ठीक है ना। देखिए, और दिया और आप निजाम इस हमने गार्ड पकड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड जो यूनिफॉर्म में था, गन उठा के आईसीयू में ड्रिपें लगा रहा था और निकाल रहा था, और वो वीडियोस है मेरे पास।
वीडियोस। एग्री करता हूँ। देखिए मुबशर उन्होंने मुबशर लुकमान साहब, हमारी यूथ के सामने 3 मॉडल होने चाहिए। 10 साल केपी का पीटीआई का मॉडल होना चाहिए, 15 साल पीपल्स पार्टी का सिंध का मॉडल होना चाहिए, और 10 साल का पंजाब का पीएमएलएन का मॉडल होना चाहिए। तीनों ने हुकूमत की है, तीनों बड़ी जमातों ने। अब ये कंपैरिजन कर लें कि 10 साल पीटीआई, अगर 10 साल मुशर्रफ के भी लगा ले वो इन सबसे बेहतर है। चलो उसको तो कब्र से नहीं ला सकते ना, उसकी पार्टी कोई नहीं है, उसके नाम पर वोट नहीं ले सकते, वो पार्टी खत्म हो गई है, वारिस ही कोई नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, सियासी वारिस ही कोई नहीं है। जो पार्टी उन्होंने बनाई थी वो भी यतीम हो गई, वो छुट्टर बितर हो गई। तो अब मुशर्रफ के नाम पर तो यहाँ कोई वोट नहीं मांग सकता है ना पाकिस्तान में। और सवाल ये है कि जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, इस वक्त 3 बड़े कंटेंडर्स हैं पाकिस्तान में वोट मांगने वाले। एक पीपल्स पार्टी है जो वोट मांग रही है, एक मुस्लिम लीग नून है जो वोट मांग रही है, एक पीटीआई है जो वोट मांग रही है। 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो वोट मांग रही हैं। मैं कह रहा हूँ इन तीनों सियासी जमातों ने 3 सूबों में मुसलसल 10 साल हुकूमत की है। नून ने 10 साल पंजाब में हुकूमत की है, शहबाज शरीफ की, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध में की है और 10 साल केपी में पीटीआई ने की। अगर आप इनमें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस फील्ड में भी मुकाबला करना चाहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए उस मुकाबले के तनाजुर में पहुंचा। अगर पंजाब की यूनिवर्सिटियां केपी की यूनिवर्सिटियों से आज भी बेहतर हैं, तो यकीनन आप देख लें, अगर सिंध के का अस्पताल केपी से बेहतर है या पंजाब के अस्पताल सिंध से बेहतर है, उस तनाजुर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के तनाजुर में, शहर की सफाई के तनाजुर में, हेल्थ के किसी तनाजुर में हमारा नौजवान नस्ल वोट डाल ले, कंपेयर कर ले तीनों को। वैसे मैंने तो देखा कराची, हैदराबाद में एमक्यूएम ने बड़ा काम किया था। और जब यानी उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब हयात थे सियासी तौर पे कम से कम, और मुस्तफा कमाल कराची के मेयर थे और कुंवर नवीद जो थे वो हैदराबाद के मेयर थे, तो मेरा ख्याल है कराची में सबसे ज्यादा तो एमक्यूएम ने डिलीवर किया था। लेट्स बी ऑनेस्ट। बिल्कुल किया। मैं समझता हूँ एमक्यूएम को दोबारा कराची के लिए मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और हैदराबाद भी, हैदराबाद उन्होंने डिलीवर, और मिडिल क्लास की आदत है। हम समझते हैं कि कराची को एक आवाज मिलनी चाहिए, और कराची की वो आवाज जो है वो एमक्यूएम बच सकती है, और एमक्यूएम को एक मौका मिलना चाहिए। अब तो वो अल्ताफ हुसैन के तसल्लुत से भी आजाद है, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट था उनका वो खत्म हो गया है, तो उनको ट्राई मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और प्राइस भी पे कर दिया उन्होंने, उसकी प्राइस भी पे की है, तो उनको मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मुबशर लुकमान साहब, अब ये जो तहरीक इंसाफ, देखिए वो कहते हैं कुछ तो उन्होंने तायीद तजवीज़ कुंदा ही गलत लिख दी हैं, उसको ऊपर से अदालत कैसे बहाल कर दी। देखिए बात मुझे ये नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ की, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर इमरान खान के तजवीज़ और तायीद कुंदा या बहुत सारों के उस हल्के से ही नहीं है, हाईकोर्ट उसको भी गलत कर देगी। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप एक बात समझने की कोशिश करें। तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि, और मैं अल्फाज बड़े सोच के बोल रहा हूँ, और इससे बड़ी लोगों को आग लगनी है, बहुत आग लगनी, कि ये जानबूझकर गलत करते हैं और उस करने से पहले भौंकना शुरू कर देते हैं। इतना ज्यादा बहु 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 करते हैं कि पूरी दुनिया इस समझे इनके साथ ज्यादती होगी, जुल्म हो गया, देखो ये क्या हो गया। ठीक है, आप वो साइफर ले लें, आप कुछ ले लें, इमरान खान की कोई बात आप उठाकर ले लें, ऐलान पहले कर देंगे कि हमने यूनिवर्सिटी बनानी है, हमने ये करना है। उसकी जमीन भी नहीं ली गई, चैनल बनाना था जो मुआतर के साथ और जो उर्दुगान के साथ मिलकर बनाना था, उसका एक बंदा नहीं आया। वो सीपैक अथॉरिटी का सिर्फ चेयरमैन अपॉइंट था, मेंबर्स भी अपॉइंट नहीं थे, और क्लेम एकदम से हमने सीपैक शुरू कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने इकोनॉमिक जोन बना दिया, वो कर दिया। और आप किसी से बात करके आज देख ले, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है यार सारा वक्त तो आता रहा, मीडिया में आता रहा, हर जगह आता रहा, अब तुम ये उठ के नहीं बात कर रहे हो हमारे सामने। अब मीडिया में हर जगह, सोशल मीडिया पे वह वेला हो रहा है, भौंकने वाले भौंक रहे हैं, और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ भौंकने के, क्योंकि ये कुत्ते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं ना, मैं उनको इंसान नहीं समझता। जो पाकिस्तान का निजाम खराब करना चाहते हैं, मेरे लिए दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं है। आप 100 दफा नवाज शरीफ से इख्तलाफ करें, आप आसिम मुनीर से इख्तलाफ करें, चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से मत इख्तलाफ।
और पाकिस्तान के वजूद से मत इख्तलाफ करें, ठीक है ना। आप भले किसी और को, आप खुद खड़े हो जाए इलेक्शन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना दें किसी पार्टी को वोट, सारे करप्ट है, आप खुद खड़े हो जाए, आप अपने भाई को खड़ा कर दे, अपनी खाला को खड़ा कर दे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी तो गलत बात है ना यार, कि आप लोगों को कितना जहर भर देते हो, कितना यदि उठा लिया वो भी, वो एक बंदे से पेपर छीने, पता चला वो यूरिन टेस्ट का रिजल्ट था जी, वो नामजदगी के नहीं थे। यानी इस तरह के मजाक आप बना रहे हैं कि लोग समझे कि यार उनको। अच्छा नहीं, अब आप ये बताएं कि उस्मान डार साहब की वालदा का 10 मरले का प्लॉट था, तो उन्होंने अपने रिटर्न में क्यों नहीं जाहिर किया हुआ? देखिए, अब मैं, क्योंकि उस्मान डार है मेरे, अच्छी उसे सलाम दुआ है, और माएँ तो साझी होती हैं, मैं माओं को कभी किसी की नहीं कुछ कह सकता। वो बेचारी की रिटर्न तो डार साहब ही फाइल करते होंगे, वो बेचारी अपनी रिटर्न तो खुद फाइल नहीं करते होंगे। बात यह है कि मेरी वालदा भी हो तो रूल ऑफ द लॉ विल बी एप्लीकेबल। ये मैं मानता हूं कि उनका एहतराम मेरी नजरों में वाजिब है, लेकिन मैं उनके एहतराम में, उनके प्यार में, मैं उनकी शफकत के लिए मैं पाकिस्तान का मुरव्वजा कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये डार साहब को समझना चाहिए। अच्छा, अब देखें ना, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो जी उमरी के रेस्ट हाउस में कभी नहीं ठहरा जिसके पैसे मुझे डाले गए हैं। भी परवेज रशीद के कागज भी तो आपने पंजाब हाउस के पैसों पे रिजेक्ट किए थे, वो भी पैसे लेके फिर रहे थे, तो आप जमा नहीं कर रहे थे। ये जी कागज जमा कराने से पहले पैसे जमा कराने, कागज जमा कराने के बाद पैसे जमा नहीं हो सकते। आपने परवेज रशीद के कागज इस लॉ पॉइंट पर रिजेक्ट किए थे ना सेनेटर के तौर पर? बिल्कुल किया आज आप लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, परवेज रशीद साहब ने उसको कंटेस्ट नहीं किया था, बड़े ऑनरेबल तरीके से उन्होंने उसकी पेमेंट लेके गए थे, उनको रिफ्यूज हो गया कि नहीं आप नहीं होंगे जमा। अब नहीं, तो ये कल शेख रशीद साहब भी तो कह रहे हैं ना मैं जमा कराने के लिए तैयार हूं, तो उनको भी रिफ्यूज हो जाना चाहिए, पेमेंट उनसे कैसे ली जा सकती? जब परवेज रशीद से नहीं ली जा सकती थी, तो फिर शेख रशीद से क्यों ली जा सकती है? हाँ, बात यह है कि आज परवेज रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके कुछ 10 मिनट के बाद, मुझे नहीं पता उसमें क्या वो राज अफशा करते हैं, लेकिन आपको अंदर की एक बात बता रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताई थी। इमरान खान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि जनाब शेख रशीद के सामने बंदा खड़ा करना है पीटीआई, इसको जीतने नहीं देना। तो शेख साहब तो कहते हैं नहीं, तो शेख साहब तो कहते हैं कि मैंने तो चिल्ला काटने के बाद भी इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन्होंने 9 मई किया वो लानती हैं, तो वो लानती वो किसको कह रहे थे? बात यह है कि उन्होंने बयान नहीं दिया, गवाही तो दी है, गवाही दी है, बयान नहीं दिया। नहीं, बयान दिया ना मीडिया में कि 9 मई करने वाले लानती हैं, तो फिर वो लानती किसको कह रहे हैं? नहीं, मीडिया में तो उनको ज्यादा पूछा होता तो वो 9 मई को छोड़े 8 और 7 मई की भी मलामत कर देते हैं, मजम्मत करते। शेख साहब है यार, आप उनको कितना सीरियस ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं शेख साहब का बताऊं, इनका असल तो रिकॉर्ड निकला ही नहीं। जो रिंग रोड के ऊपर उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे पकड़े हुए हैं और उनको लेजिटिमाइज करने के लिए और वो लाने के लिए पिंडी रिंग रोड के अंदर और चक्री के पास भी बहुत लंबे चौड़े साहब है। आप तो एक रेस है उसका बता रहे हैं मुझे। ये मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का प्रॉब्लम है कि जो भी इसमें आया है ना, उसने इसकी बोटियां काटी और खून चूसा। अब वक्त आ गया है कि अब इस मुल्क में, मैं कहता हूं, एहतसाब भी होना चाहिए, हिसाब भी होना चाहिए, और सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए कि जो मुल्क की बात करे, अशखास की बात ना करे। और मैं तो समझता हूँ, मेरा मतलब है कि ये जो है करप्शन पे तो जो एमएनए बने ना, उससे कुरान पे ही हलफ ले लेना चाहिए कि तू कुछ करेगा तो नहीं। यार सादा लफ्ज़ बात आगे चली गई है। कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, आप 35 लाख केसेस आपके अदालतों में पेंडिंग है, दोनों पार्टियों ने कुरान पे ही हलफ लिया होता है। यहाँ पे कुरान पे हलफ लेना कोई मुश्किल काम है लोगों के लिए? सारी जमीन का झगड़ा आपका उस पर हो रहा होता है, पैसे का, रिश्ते का, खुला का, तलाक का, जायदाद का और अपना सियासत का। ये आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी जो टीवी पे आपने देखी है अपने, हालांकि आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं आपको अभी की मिसाल देता हूँ। नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है, वो अली खान जो है, अली मोहम्मद खान, अली अहमद खान जो भी है, वो दरूद शरीफ पढ़कर उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कोर्ट में गए, कलमा पढ़ के कहते हैं मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं एतबार कर लूं इन लोगों का? ये मुसलमान नहीं, ये इंसान भी नहीं है।
मैं ये हुआ है, ये बात ठीक है कि उन्होंने उधर भी कसम खा के कहा है और उधर भी कसम खा के कहा, तो यार ये दो तरफ अल्लाह की कसम नहीं खाए। आप कैसे कह सकते हैं कुरान पे आतंकवादी? यार अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अगर ये लोग कुरान की हुर्मत को समझे तो ये खुद इनको हार्ट अटैक ना हो जाए जो इनकी हरकतें हैं। तो अब आप मुबश्शिर लुकमान साहब ये कह रहे हैं कि इनमें से आधे कागज जो हैं वो मंजूर हो जाएंगे। मुझे लगता है क्योंकि आपकी जुडिशरी पूरी पोलराइज्ड है और वो मगर शाह महमूद के मंजूर हो जाएंगे। हो नहीं सकते शाह महमूद के, उसकी बड़ी सीरियस इश्यूज है। अच्छा, फिर आप बताएं असद कैसर के हो जाएंगे? असद कैसर के उसका मैं कह नहीं सकता, मुझे उसके केस का पूरा पता नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चौधरी परवेज लाई वगैरह के हो जाएंगे? नहीं होने चाहिए यार, इनकी करप्शन कम है, हमें नहीं पता। मेरा अंधे हैं हम लोग। और ये जो मफरूर और इश्तिहारी हैं इनके बजरिया वकील हो जाएंगे? जो मफरूर और इश्तिहारी है उसका तो जो जमा कराने आया था ना, उस खबीज को भी पकड़ के अंदर बिठा लेना चाहिए था। क्या तू तो इधर आना, तू कांटेक्ट कहां से हुआ तेरा? अच्छा, आपको पता है बलूचिस्तान हाईकोर्ट में क्या हुआ है? क्या? कासिम सूरी साहब ने ग्रेट की, कासिम सूरी साहब इश्तिहारी हैं, उसमें एक एफिडेविट अटेस्टेड था। एफिडेविट जो ओथ कमिश्नर ये टेस्ट करता है कि ये बंदे ने मेरे सामने आकर ये कहा और मैं उसको टेस्ट करता हूँ। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने उस ओथ कमिश्नर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है कि तुमने एक इश्तिहारी को टेस्ट कर दिया है। आप देखें 4 साल भाईजान स्टे ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर रहे हैं, स्टे ऑर्डर पे, और अब उन्होंने बताया इश्तिहारी बलूचिस्तान हाईकोर्ट में पिटीशन कर दी। हमारे मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी ना मुजम्मिल सरवर्दी साहब, तो आप मेरी बात लिख लेना, सबसे ज्यादा जिसको ब्लेम दिया जाएगा इस मुल्क में सिस्टम को रोंदने का, हकूक को खत्म करने का, सलब करने का, वो हमारी अदलिया के जिम्मे पड़ेगा। जितनी झूठ और इनकॉम्पिटेंस और करप्शन हमारी अदलिया के अंदर है, और उसकी वजह से तमाम जगहों पे है, क्योंकि अगर अदलिया सही हो जाए तो मैं और आप भी नहीं इधर उधर हो सकते, मैं और आप भी नहीं। ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं। कोई फौजी नहीं हो सकता। अगर आपने इस मुल्क में से झूठ की सियासत का खात्मा करना है, अदलिया को ठीक करना पड़ेगा। आपको अदलिया को ठीक करना पड़ेगा। ये लंदन में क्यों नहीं कोई झूठ बोलता? यहाँ लाइबर एक कानून है हक इज्जत का, फंस जाते हैं सारे उसमें, उससे सियासत भी ठीक है, जर्नलिज्म भी ठीक है। मैंने अभी ना परसों नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखी है, बैंक ऑफ डेव। वो लंदन के बाद हो गई है, पूरे उनका बैंकिंग सिस्टम जो है उसको एक्सपोज किया। अच्छा, ये जो फिल्म है ना मुजम्मिल साहब, ये ट्रू स्टोरी है और एक्चुअल वाकयात पे ये बेस्ड है। बड़ी सस्ती सी फिल्म है, आप भी देखिएगा। बैंक ऑफ डेव में एक कोई आप समझे मुरीद के इलाके का कहीं आगे का चूड़काने का बंदा है, वो अपनी कम्युनिटी को उधार वगैरह देता रहता है, तो लोग कहते हैं तू बैंक ही खोल दे छोटा सा, तो कम्युनिटी का फायदा हो जाएगा, सबको उधार दे, हमें तो देता कोई नहीं। अब वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। 150 साल से जो लंदन के अंदर एक उन्होंने व्हाइट कॉलर वो एरिस्टोक्रेटिक हेजेमनी बनाई हुई है, उसको सवाल ही नहीं पैदा होता लाइसेंस मिल जाए। अब वो मीडिया में आना शुरू हो जाता है। उस बंदे के ऊपर वो करप्शन का या कुछ केस बना देते हैं, अदालत में वो केस आता है, लोकल अदालत में, और एक नॉर्मल सा सोलिसिटर उसको आर्ग्यू कर रहा होता है, और अदालत को सिर्फ वो अपनी बात से ये कन्विंस कर देता है कि ये केस झूठा है। अदालत कोई और सबूत वगैरह नहीं लेती है और उसको पूरा डिसमिस कर देती है, और बाद में वो बैंक बनता है। ठीक है ना? और आज भी है वो बैंक, यूके में ऑपरेट कर रहा है। तो बात यह है कि यहां पे हमने जब इंसाफ नहीं देना होता तो हमें हर सच्ची चीज भी झूठी लगती है, और जब देना होता है तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं होती। हम कहते हैं गुड टू सी यू, आप आज कमजोर लग रहे हैं, गाड़ी आप अपनी बेचती हैं, जजेस के दरवाजे से बुलाते हैं। आपने मजाक बनाया ना सिर्फ अदलिया को, बल्कि अच्छा, बल्ले का निशान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बड़े लोग मुझसे लंदन में पूछ रहे हैं। मैं मुबश्शिर लुकमान साहब से पूछूंगा, वो लाहौर में है, कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता जी। अच्छा, बड़े लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? बल्ले अब फिर आप एक मिनट, बल्ले को छोड़ें, ये मेरे पास गेंद है, ये शाहीन अफरीदी के साइन है उस पर, ये दे दे उसको। जो यूथिया है ना उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये फर्क है, पार्टी के पास एक निशान नहीं होगा तो फिर वो अपने कैंडिडेट को बताएंगे कौन हमारा है। ये पार्टी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसका इलेक्शन भी आखिरी ताखिरी इलेक्शन है।
40 सीटों के साथ हम समझते थे कि साइकिल का बड़ा फ्यूचर है पीएमएलक्यू का। ओवर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स हमने देखा कि पीएमएलक्यू जो है घर के अंदर लड़ाई करा दी, खानदान के अंदर लड़ाई करा दी। एक तो आपको पीटीआई भी पीएमएल क्यों बनती नजर आ रही है? फिर आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मुस्लिम लीग काफ जैसा है। पीएम नहीं, मुस्लिम लीग काफ का बहुत बेहतर मुस्तकबिल था, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को चलाने वाले अपनी जेब से पैसा भी खर्च रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे, और उनकी एक उनका आप समझे ताने बाने हैं पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में, पीटीआई के नहीं है, उसको चलाने वालों के नहीं है। नहीं, वो कहते हैं जिस तरह चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात की आपस में लड़ाई है या बच्चों की लड़ाई है, ऐसे अलीमा और बुशरा की भी लड़ाई हो जाएगी तो वही दो हिस्से हो जाएंगे। आप एक तरफ अलीमा और बुशरा को भी मोनस और सालिक ही समझे। आप नहीं, मोनस और सालिक का तो पल्ले कुछ है, अलीमा के पल्ले भाई की सियासत थी जिससे उसने कमाया, और बुशरा के पल्ले जो है वो खावन के घर से भागना और दूसरे घर में गैर महरम के साथ गैर शरई तरीके से रहना, उसकी किस्मत में वही था। छोड़ दें आप, नहीं ये सियासी लोग नहीं है। ये बताएं उस्मान बुज़दार के कागज क्यों मंजूर हो गए हैं? और चौधरी शुजात हुसैन, स्पेशली चौधरी शुजात हुसैन साहब, मैं सियासी तौर पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। उनको आप इनसे कंपेयर मत करें अलीमा से और बुशरा से। एक जादू टोना करने वाली, एक सलाइयां करने वाली, तो कोई असर नहीं हुआ जादू टोने का अभी तक? क्यों नहीं हुआ? कितना अर्सा हम जॉबलेस रहे हैं, क्या मतलब नहीं हुआ? उसकी हुकूमत के दौरान मुझे तो कहती थी, मुझे याद है जब पहली बार ये गिफ्ट किया और मैंने लेने से इनकार कर दिया, तो इमरान को कहती है कौन सा भी आपके दोस्त जो है ना देखे ये हमें क्या समझते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि वो क्या वाकया था, लेकिन मैं फिर भी इनके घर की इज्जत रख लेता हूँ, इनको खुद नहीं अपनी इज्जत। उस्मान बुज़दार के कागज क्यों एक्सेप्ट हो गए यार? उसके रिजेक्ट नहीं हुए? नहीं यार, उस्मान बुज़दार जो है वो वॉलंटरी रिकंसिलिएशन में बाहर आ गया था ना, तो वीआर में तो कुछ नहीं होता ना, वीआर में तो कोई भी आ सकता है, सजा याफ्ता तो नहीं है ना वो, मफरूर भी नहीं है, इख्तियारी भी नहीं है। नहीं अपना मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उस्मान बुज़दार तो सरफेस हो गया। देखिए आपको मैं एक बड़ी बेसिक सी बात कहूँ, इमरान खान है तोशाखाना केस में मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, सजा याफ्ता है। या तो उस ट्रायल को कंटेस्ट कर लो, उसको सेटिसाइड करवा दो, फिर कह दो कि इलेक्शन लड़ने दो। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं हिबा फवाद क्यों खामोश हो गई है? मैं कहा मुझे नहीं पता, मुबशर साहब हिबा फवाद के पास है क्या बोलने को? नहीं, दो चार दिन तो खूब बोली है, दो चार दिन तो खूब बोली है ना। उनकी बूथी ऐसी है ना, उनके शौहर की बूथी ऐसी है कि वो ज्यादा कोई बातें करे। किया क्या उन्होंने अवाम के लिए? उस वक्त तो इन लोगों के सरों पे सींग निकले हुए थे ना, फिरौन बने हुए थे, गर्दनों में सरिया आया हुआ था। बामीन आप बातें सुने उस वक्त की, अबे आप अभी बोल ले कि 4 दिन बाद वो हरीम शाह भी ऐसी है ना, सुंदल खटक को सारी जो अपना जो बुशरा की जादू करनी की अपना आगे चलाने वाली औरतें हैं कि वो थोड़े दिन बोलती हैं, उसके बाद ज्यादा आ जाती है पॉपुलैरिटी, उसके बाद अंडर कवर तक पढ़ ना जाए, फिर महीने के बाद सरफेस कर जाएंगी। बेसिकली तो बुशरा चलाती है ना इन औरतों को। अच्छा, इनको ये सब बुशरा रैकेट है। तो लतीफ कोचा साहब के कागज मंजूर हो गए, वो जीत जाएंगे ना? कोचा साहब भी आप समझे बुशरा की औरत बन के अब चलेंगे। मैं बड़े एहतराम से ये बात कह रहा हूँ, आपने मेरी बात माइंड करेंगे। वो भी उनके अंदर भी आती हो रहा था, बेवा है बेसिकली कोचा साहब के अंदर। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं जरा धड़ेबाजी में बिलीव करता हूँ। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन एक पार्टी ने आपको गवर्नर बनाया हो, एक पार्टी ने अटॉर्नी जनरल बनाया हो, वफाकी वजीर बनाया हो, आपको सेनेटर बनाया हो, आपको यानी आपके 25 साल के करियर में आपको 6 अपॉइंटमेंट्स दी हो, और आप उठ के कह रहे हो कि यार मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, तो यार आप कितने को लालची हो सकते हो? आई मीन हद होती है हर चीज की। अच्छा मुबशर साहब, आपको नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने में आपको रुकावट नजर आ रही है? नहीं, मुझे रुकावट ही नजर आ रही, लेकिन मेरे ख्याल है कि वो खुद शायद ना बने और वो सदर बनना चाहेंगे, और शहबाज शरीफ शायद वजीर आजम। चले, मेरी राय में वो बनेंगे वजीर आजम। हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मे बी शायद उनकी सेहत भी ऐसी है कि वो पूरा लोड नहीं ले सकते। आपको आसिफ जरदारी दोबारा सदर पाकिस्तान बनते नजर आ रहे हैं? आसिफ जरदारी साहब हो सकते हैं, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हुआ किसी किस्म का, तो उसमें सीटें तो निकलेंगी।
आपको पोर्टफोलियोज एक दूसरे को लेने देने पड़ेंगे। कोई मुझे यार आरफ अलवी नहीं मानते, मेरा मतलब तो जरदारी साहब ने सदर बना के नून दी हुकूमत नहीं चल सकती। इज्जत मतलब आरफ अलवी नहीं मान तो फिर आप कहते हैं दूसरी पार्टी का सदर आप कौन रखेगा? मतलब चल नहीं सकता अगर सदर आपके साथ ना हो तो। बात यह है कि या तो सदर की ताकतें मजीद खत्म करनी पड़ेंगी। नहीं, बात यह है कि एक बात तय है कि आपकी आनी हंग पार्लियामेंट है और आप कोई दे लेकर हुकूमत बनाएंगे। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के वोटर को यकसू होकर हंग पार्लियामेंट का रास्ता रोकना है। मियाँ साहब को अगर जन्नत में जाना है ना तो पहले मरना पड़ेगा, बगैर मरे जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ये दुनिया ही जन्नत बना लेंगे, आप बेफिक्र रहें, इस दुनिया को जन्नत बनाएंगे। अल्लाह करे वो जन्नत बने और अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी एक जन्नत बने और तमाम पाकिस्तानियों को ठंडक मिले, राहत मिले। हमारी बहस का फायदा जो है वो अवाम को मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि वी अचीव। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।